हेलो एवरीवन। तो सीयूटी एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 2024 के जो है तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे हम इस वर्ष। और साथ साथ हम ये जानेंगे आपका सिलेबस क्या रहेगा। साथ साथ और भी डिस्कशन रहेगा, जैसे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से बुक जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिससे कि आप तैयारी करेंगे तो आपका जो ये पूरा सिलेबस है वो कवर होगा। हम यहाँ पर जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी जो सीयूटी एमएड एंट्रेंस होने वाला होगा उसके लिए हम जो है आपके लिए कुछ जो है क्लासेस, कुछ एमसीक्यूएस जो है क्लासेस लाते रहेंगे चैनल पे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपके सीयूटी एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर कोड है वो आपके COQP 15 है। ठीक है, इस वर्ष जो आपकी कोड रखा गया है वो आपका ये है COQP 15। ठीक है, इस बार सीयूटी एमएड एंट्रेंस के लिए रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें आपका एंट्रेंस एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड होता है। पार्ट ए प्लस पार्ट बी। पार्ट बी में सिर्फ स्पेसिफिकली जो आपके एमएड का सिलेबस है वो कवर होता है, जो आपके इस पेपर कोड के हिसाब से दिया गया रहता है। ठीक है, और पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जीके, ठीक है, जीएस, इंग्लिश, अगर आप मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज आपने चूज किया तो इंग्लिश लेगा, और अगर आपने हिंदी चूज किया तो वो, और यहाँ पर रीजनिंग, ठीक है, और आपके मैथमेटिक्स देता है। ठीक है, तो ये पार्ट ए और पार्ट बी। और जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके कंबाइंड पार्ट ए और पार्ट बी का जो स्कोर होता है उसको कंसीडर करती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, और आपको पता होना चाहिए कि 400 मार्क्स आपके टोटल होते हैं। ठीक है, और हर यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं, हर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपके एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट रहे जो कि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जब आप सीयूईटी में अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं फॉर एमएड एंट्रेंस, तो आपको पेपर मिलेगा जो कि आपके सीबीटी माध्यम यानी आपके ऑनलाइन टेस्ट से होता है, आपके ऑनलाइन मोड से एग्जाम होता है। और जब आप वो एग्जाम देंगे तो उसमें आपकी ये पार्ट इंक्लूडेड होता है। पार्ट ए स्पेसिफिकली आपके जीके, जीएस, इंग्लिश, अगर हिंदी लिया तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ पूछता है, जो कि 25 मार्क्स का होता है। पार्ट बी जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, जिसमें 75 मार्क्स का आपके जो एमएड का सिलेबस होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो कि आपका बेसिक पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ अगर हम पार्ट बी पे फोकस करें, एक अच्छा स्कोर हम गेन कर सकते हैं। पार्ट ए का जो सिलेबस है वो ठीक ठाक रूप से आप कवर कर सकते हैं। 10th लेवल की मैथमेटिक्स पूछती है, रीजनिंग आपके जो आप वनडे एग्जाम देते हो उसके लेवल का पूछता है। जीके, जीएस आप जो है अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको वहां से जो है आप कवर कर रहे होंगे जरूर से। ठीक है, अगर नहीं किया कर रहे होंगे तो उस पार्ट को जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें आगे के पोर्शन की, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जो है आगे के पार्ट में इम्पोर्टेंट क्या रहता है, जो आपका सिलेबस है आपको आपके सिलेबस को थॉरली करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि जो है आपके स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो कि आप सीटेट के लिए पढ़ते हैं वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सोशियोलॉजी वाला पार्ट भी आपके इंक्लूडेड है। जेंडर मैनेजमेंट है ना, ये सारे पार्ट इंक्लूडेड है। अभी हम थॉरली इस पर डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, तो हमारे यहाँ पर बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं आपके। अगर बात करें सीयूटी एमएड एंट्रेंस के लिए, तो ये बैचेस आपके बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा हमारे बैच में आपको क्या मिलेगा। ये हमारा सेकंड बैच है, जो कि ऑलरेडी एक बैच हमारा रन कर चुका है 2023 में, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो आप अगर हमारे बैच को लेना चाहते हैं तो जरूर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमने कमेंट सेक्शन में भी नंबर पिन करके रखा है, और अगर हम बात करें, आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, आप जरूर से इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस क्लास में आपको ऐसा क्या मिलेगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो इसमें याद रखिए लाइव लेक्चर्स होते हैं, और वो जो लाइव लेक्चर डेली चलता है रेगुलर, उसमें आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके पास ही रहेगा। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाता है, कंप्लीट टेस्ट होता है हर टॉपिक का। और अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन होता है डाउट सेशन। एक चीज याद रखिएगा, आपको आपका मटेरियल भी दिया जाता है अगर आपका एग्जाम होने वाला है।
ठीक है। तो आपके पास जो मटेरियल चाहिए आपके एग्जाम के लिए वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया जाता है ऑनलाइन मोड में। ठीक है। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल है। आप लोग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपका जल्द से जल्द जो है तैयारी स्टार्ट हो सके। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें आपके एंट्रेंस एग्जाम की, तो क्या जो है इस बार का कट ऑफ कहता है कि किस तरीके से जो है कट ऑफ बहुत हाई रहा या लो रहा, किस तरीके से आपको अपने तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर याद रखिएगा कि इस बार जो है पेपर थोड़ा सा इजी आया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस जितने पेपर हुए थे आपके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के। तो इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा आपके इजी रहा है एज कम्पेयर टू अदर वाले के। तो इस वजह से जो कट ऑफ था वो काफी हाई रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है आपके 250 प्लस जिनके थे, 250 इवन नॉट सेफ स्कोर कहा नहीं जा सकता, 250 के ऊपर जिनके स्कोर थे यानी 260 270, उन्होंने आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को जो है प्राप्त किया, यानी उनको एडमिशन आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल गया। पर अब इसके नीचे के स्कोर के वाले कहाँ जाएंगे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, HCU एंड अदर यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन यहाँ पर मिला। ठीक है। तो कट ऑफ हाई रहता है, इसी वजह से आपको अभी इसी मन से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। खुद से भी करना चाह रहे हैं तो खुद से भी अपनी तैयारी को जो है शुरू कर दीजिए। जरूरी ये है कि आपको अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि जो वक्त है वो बीत जाएगा और आप फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से बुक्स आप पढ़ेंगे जिससे कि आपका ये एग्जाम जो है वो क्रैक हो पाए, क्योंकि एग्जाम बहुत जरूरी भी है और जो है टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि अगर आप अचानक से उठते और तैयारी करने जाते तो आपके लिए शायद मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो आप जो है यूजीसी नेट की बुक ले लीजिए। अगर हम बात करें आर गुप्ताज की आती है। ठीक है। आर गुप्ताज की आती है आपके MA एजुकेशन की। ठीक है। MA एजुकेशन, इसकी भी आप ले सकते हैं फॉर सेकेंड पेपर। ठीक है। आप क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्योंकि आपको पता है CUET जो एग्जाम है वो NTA कंडक्ट करवाता है और NTA ही UGC नेट को भी कंडक्ट करवाता है। इसकी वजह से जैसा पेपर में क्वेश्चन आपके नेट के आता है, वैसे ही आपके इसके एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पर आपको कहेंगे कि आप UGC नेट के बुक से भी थोड़ा जो है प्रैक्टिस लीजिएगा। आप हो सके तो अपने जो है सीटेट के एग्जाम से, जो आप सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे वहां से आप जो है पेडागोजी वाला सेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप पेडागोजी वाले सेक्शन को छोड़ करके जो आपके साइकोलॉजी वाला पार्ट है आप वहां से भी पार्ट जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 से आप जो है कवर कर सकते हैं। या फिर आप जब बीएड कर रहे होंगे तो आपके बीएड में कुछ जो है पब्लिकेशन की बुक चलती हैं, आप उनसे भी अपने जो है सिलेबस को कवर करिएगा। ठीक है। ये जो है चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है वो इस समय यही डिमांड कर रहा है कि आपको जो है मतलब आपको आपकी हाई लेवल का जो है स्टडी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ये एग्जाम अच्छे से थॉरोली जो है क्रैक कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, कि आपके जो सिलेबस है, सिलेबस को हम कैसे करेंगे जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो पाए। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि आप इस एग्जाम को देने जा रहे हो तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल पता होनी चाहिए, जिससे कि आप ये एग्जाम जो है दे पाओ। तो इसके लिए आपको जो है 50% अंक आपके पास होना चाहिए। ठीक है। 50% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करें तो आपके जो आपने बीएड किया है उसमें। ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन एमएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेड होने चाहिए बीएड में। ठीक है। BA बीएड में, BSc बीएड में, और आपके BLED और DLED में। ठीक है। DED में और PTC। ठीक है। आपके ये सारे होने चाहिए, 2 इयर्स का आपका एक प्रोग्राम जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। और ये चीजें याद रखिएगा कि 50% अंक के साथ सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
और एक चीज और याद रखिएगा कि जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग होती है वो भी अपने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को डिसाइड करती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का अलग क्राइटेरिया है, बीएचयू का अलग क्राइटेरिया होगा, तो एक बार उसको भी आप जो है चेक कर लीजिएगा। इफ इन केस कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि ड्रीम यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो आप उसकी भी क्राइटेरिया को एक बार उसकी साइट पर जा करके थॉरोली चेक करेंगे। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको दो चार बुक के सुझाव दिए हैं, अब हम यहाँ पर जो है कुछ और बुक के सुझाव को लेंगे जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ रहेगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी रहेगा। तो आप ये बुक जरूर से लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके, अगर आपको एजुकेशनल फिलोसफी पढ़नी है तो आप इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफी के लिए एपी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो कि आपके रिचर्ड प्राइजिंग का है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके एजुकेशनल सोशियोलॉजी के भी आपके टॉपिक होंगे जिसके लिए आप ये दोनों बुक जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके आपने जब एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी होगी, आपने दो बुक अपने करिकुलम के दौरान पढ़ा होगा जब आपने बीएड किया होगा या फिर आपने डीएड किया होगा, तो एस के मंगलम आप पढ़ सकते हैं। एस के मंगलम आपका एजुकेशनल ऑफ साइकोलॉजी या फिर आप इसेंशियल ऑफ एजुकेशनल जो है साइकोलॉजी, ये दोनों बुक आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके एजुकेशनल इवेल्युएशन एंड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के लिए, अगर वैसे तो स्टैटिस्टिक्स का अब पार्ट आपके सिलेबस में नहीं रहा है, पर जो रिसर्च का पार्ट है आप उसके लिए शर्मा एके और आपके मंगल की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो सिलेबस के दौरान जो बुक रहेगी आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहे। नेक्स्ट अगर हम और कुछ बुक्स की हम बात करेंगे तो जिसमें कि आपके स्कूल, आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक जो सिलेबस है आपके, अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें आपके स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए आप एक एसके कोचर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए जगन्नाथ की भी बुक आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। आईसीटी की अगर हम बात करें, अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपके पार्ट आता है कुछ, और रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके लिए डेविड वॉटसन की जो बुक है, और ये दो बुक आप जो है जरूर से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपकी थी, पर आप जो है अपने, अगर आप अपने बीएड की अपने बुक रखी होगी तो वो आप जरूर से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आप जो है आप अभी जब सीटेट की तैयारी कर रहे थे या फिर अदर एग्जाम की, तो वो वाली बुक भी आपके काम आ जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट की जो कि आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके सिलेबस की, तो इसको मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, पर फिर भी हम यहाँ पर फिर डिस्कशन करेंगे और किस पॉइंट से कहाँ कहाँ से ज्यादा प्रश्न बनते हैं उसको भी हम यहाँ पर थॉरली डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें यूनिट वन की, यूनिट वन में आपके बेसिक्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, आपके मोड्स ऑफ एजुकेशन जैसे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन एंड एमओसी जो मोड आजकल आपके चला हुआ है ऑनलाइन, उसमें जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका एम क्या है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या होता है उसका, जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी क्या है, फंक्शन ऑफ फिलोसफी, रिलेशनशिप एंड आपकी अगर बात करें बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ से आपके जो है 4 से 5 जो है प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना आपके रहती है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पार्ट है, अगर आपके पार्ट यूनिट वन का, आपका टोटल जो यूनिट है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है आपका ये पूरा, जिसमें ये पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, इसमें जितने आपके फॉलोअर्स हैं, इन सब जो आपके वाद दिए हुए हैं, जैसे आपकी प्राकृतिकवाद या फिर जो भी आपके वाद दिए हुए, इसमें जितने भी फॉलोअर्स हैं इनको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यहाँ से आपके हर जितने भी नेचुरलिज्म है इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके बनता है। एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। मेथड्स एंड रोल ऑफ जो है टीचिंग एंड रोल ऑफ टीचर क्या है किसी भी डिसिप्लिन में, ये भी पढ़ना जरूरी है। और आपके चाहे गांधी हो, चाहे अल्लामा हो, अल्लामा इकबाल, आपके जॉन डीवी, रूसो, ये सारे महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपके 6 से 7 जो है प्रश्न बनने की पूरी पूरी जो है संभावना रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट टू की, तो यूनिट टू में आपके इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो एजुकेशन एंड रिलेशनशिप विद इंडियन सोशल स्ट्रक्चर क्या है इसका,
सोशल डिमांड ऑफ एजुकेशन एक थ्योरी भी है वैसे ही, सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको बस सोशली क्यों डिमांड है एजुकेशन का, शिक्षा का क्यों जो है सामाजिक रूप में डिमांड हो रहा है, वो जो है इसमें पढ़ना है। स्कूल एज अ सोशल यूनिट, जिसमें कि आपके डेमोक्रेसी कल्चर, ठीक है, डेमोक्रेसी इन स्कूल, कल्चर एंड एजुकेशन जो आपके स्कूल में उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके इसमें भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनेगा, पर फिर भी आपको जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं। हाँ, एक से दो प्रश्न आपके सेकेंड यूनिट से भी आपके आता है। पर यहाँ पर हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर जो आपके साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो उसका पार्ट अब आ चुका है, और ये भी काफी ज्यादा पेपर में पूछता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, नेचर एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मीनिंग एंड आपकी अगर हम बात करें नेचर, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये क्या होती है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लर्निंग एंड मोटिवेशन जो आपका पॉइंट है उसको, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एंड पर्सनल एनवायरनमेंट, ठीक है, किस तरीके से लर्निंग कौन कौन से इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होती है, ये आपके जो है महत्वपूर्ण रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब हम यहाँ पर देखेंगे टेक्निक्स ऑफ इनहेंसिंग लर्निंग। लर्निंग देखिए, लर्नर्स लर्निंग और जो लर्नर्स का मोटिवेशन है कैसे इनहेंस किया जाएगा, वो भी टेक्निक्स, उसके सारे जितने भी टेक्निक्स है वो पढ़ने हैं। साथ साथ जितनी थ्योरीज इसके अंतर्गत आते हैं आपकी, जैसे एसआर थ्योरी हो गया थॉर्नडाइक का, क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी जो पियाजे की है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगॉट्स की, किसमें और भी एक दो अप्रोच आपके थ्योरीज है उसको भी पढ़ना है। जैसे आपके थ्योरी, जैसे थ्योरीज ऑफ लर्निंग में स्किनर है, वैसे जेस्टाल्टवाद है आपकी कोहलर का, ये भी सारी चीजें आपको करनी है। तीन अप्रोचेस आपको पता होने चाहिए, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और इलेक्टिक जो अप्रोच है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आपको पढ़ना, और यहाँ से जो आपका अगर हम बात करें यूनिट 3 से, तो यहाँ से भी 6 से 7 प्रश्न पूरे पूरे बनने की संभावना आपके एग्जाम के लिए रहती है। वैसे यूनिट 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप, जैसे यहाँ पर आपने लर्निंग एंड मोटिवेशन की थ्योरीज देखी, या फिर आपने साइकोलॉजी देखा, साइकोलॉजी और एजुकेशन का क्या संबंध है। वैसे ही हम जब बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी की, तो इसमें हम जो है आपके कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू जैसे आपके बिनेट के द्वारा दिया गया, फिर स्टर्न, और अगर अलग अलग जो टेबल डेवलप किया गया है उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसको कैसे कैसे मेजर करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे किस तरीके से डिवाइड किए गए, और किस किस टेस्ट को किसने दिया है स्पेशली, वो जरूर से आपको करना है। टू फैक्टर जो थ्योरी है स्पीयरमैन की, मल्टी फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन की, एंड स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट जो कि गिलफोर्ड की है, एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि आपके हार्वर्ड गार्डनर की है, ये आपको करना है। और यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न जरूर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो आपके मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की बात आ गई। अब यहाँ पर पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। कुछ यहाँ पर थ्योरी पढ़नी पड़ती है, टाइप थ्योरी होती है, ट्रेड थ्योरी होती है पर्सनालिटी की, तो बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल डिटरमिनेंट्स ऑफ जो है ट्रेड थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, जो कि एलपोर्ट का है। फिर फैक्टर थ्योरी जो कि पर्सनालिटी का केटल के द्वारा दिया गया है। और जो आपके साइको एनालिसिस थ्योरी जो कि आपके सिगमंड फ्राउड के द्वारा दिया गया, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिगमंड फ्राउड। ठीक है, तो इनको जो है पढ़ना जरूरी है, ये एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, और ये सारे जो थ्योरीज है ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ से भी आपके 3 से 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये सिलेबस का जो पार्ट था, 2 पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पार्ट 1 उसको जरूर से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, जो कि आप सिलेबस में देखोगे, जो कि आपको दिखेगा, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, पर एज कम्पेयर टू अभी तक हमने जितना भी सिलेबस को देखा, उसमें ये जो पार्ट थे वो काफी जरूरी थे। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपके सिलेबस के लिए जरूरी रहेगा, वो आपके यूनिट 5 है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आप पढ़ रहे होंगे अपने थर्ड सेमेस्टर में, या फिर अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा इसको। डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन का, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन का चिल्ड्रन पे, या फिर उनके जो डाइवर्स नीड है उसके हिसाब से जो आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसको देखना पड़ता है, ये भी जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल जो आपके एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, तीनों में डिफरेंस पढ़ना
पढ़ना पड़ता है, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और आपके इंक्लूसिव एजुकेशन। कब कब आया, कब कब आपके जो है इम्प्लीमेंट हुआ है आपके, अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वो भी यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि काफी अभी नया टॉपिक है और आपके 2009 के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन की हमने बात करना शुरू कर दिया है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा। ठीक है, यहाँ से ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनेंगे, पर एक दो प्रश्न आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उसका कंसेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन कैसे करते हैं फाइनेंसेस का, और स्कूल एज ए यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ये भी आपके लिए जरूरी है। सबसे कम जो प्रश्न पूछा जाने वाला है वो इस टॉपिक से है, बट सबसे ज्यादा फंसाता भी आपकी केस स्टडी, मैन पावर सर्वे क्या होता है, और आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये आपके है। नेक्स्ट आपका है, अगर हम बात करें गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें कि काउंसलिंग आपके नेक्स्ट पॉइंट पर रहेगा, पर गाइडेंस क्या होता है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, टाइप क्या होता है। जब आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर पढ़ा होगा, वहां पर आपने ये चीजें देखी होंगी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग क्या है, और काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन ये क्या होता है, ये भी आपके लिए जो है जरूरी है। अगर हम बात करें काउंसलिंग के प्रोसेस की, तो असेसमेंट, इंटरवेंशन, टर्मिनेशन, जो आपके तीनों प्रोसेस को देखना है, और क्वालिटीज एंड इफेक्टिव ऑफ एक इफेक्टिव काउंसलर की जो क्वालिटी है वो जो है यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो इस टोटल इस वाले पॉइंट से 3 से 4 जो है, 2 से 3 जो है प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करें, अगर जो है इसमें है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें आपके यूईई जो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी जो है एजुकेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2002 में स्टार्ट हुआ, इसके विषय में देखना है। और आरटीई के विषय में सारे पॉइंट्स को यहाँ पर आपको देखने पड़ेंगे और थॉरली जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान और आरटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो करंट इश्यूज है आपके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान, जितने भी इसमें पॉइंट्स थे वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। आपके एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये भी देखना है, और वुमेन एजुकेशन जो कि आपने अपने करिकुलम के दौरान किया होगा, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके लास्ट कुछ और यूनिट्स हैं, पर फिर इसके बाद हिंदी में पूरे सिलेबस को देखेंगे। एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन भी है, तो ये जो उसके पीछे वाला आपने देखा पॉइंट, वो काफी कम उसका वेटेज है, बट ठीक ठाक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें 10th यूनिट की, जिसमें कि आपके टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, फंक्शंस ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स। मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके बाद की ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके माइक्रो टीचिंग का नेचर क्या होता है, प्रोसेस उसका देख लेना, फेजेस क्या है, मेन मतलब फेजेस क्या है, स्टेप्स क्या है, मेरिट एंड लिमिटेशन देख लेना। सिमुलेटेड जो टीचिंग होती है उसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस भी देख लेना माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग में। और टीचिंग रोल प्ले क्या होता है, एडवांटेज और उसके लिमिटेशन देख लेना। प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, किसके द्वारा इसको दिया गया है। और अगर हम बात करें लर्निंग के साथ जितने भी प्रिंसिपल है वो भी आप देख लेना, उसके टाइप, मेरिट और डीमेरिट। यहाँ से आपके अगर हम बात करें, तो यहाँ से भी आपके 5 से 6 प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से जो है बनेंगे। तो ये जो सिलेबस रहा, ये आपके क्या है, इंग्लिश माध्यम, आपके यानी अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए जो है ये सिलेबस आपने अभी देखा। अब हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अगर आपने सिलेबस को, वैसे तो आपका अगर हम बात करें सीयूटी का जो सिलेबस है वो हिंदी माध्यम के लिए ऐसे मतलब कोई हिंदी में टाइप नहीं मिलता है, बट आपको इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए, तो यूनिट 1 में शिक्षा की मूल बातें, जैसे मैंने अभी वहां पर आपको वेटेज दिया कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर भी इसी तरीके से लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें शिक्षा की मूल बातें, शिक्षा का अर्थ और उसकी प्रकृति क्या होती है, शिक्षा के तरीके, औपचारिक, गैर औपचारिक और खुला हुआ, जो शिक्षा आपके एमओसी है उसका क्या आपके मतलब एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, दर्शन और शिक्षा, ये इसके अंदर जो इसका क्या संबंध है, और दोनों को अलग अलग जो है डेफिनेशन भी कर देना पड़ता है। और दोनों में जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी आपके परिभाषाएं दी गई है, उसको आपको याद करना पड़ता है। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है एवं क्षेत्र, दर्शन शास्त्र का कार्य, दर्शन और जो है शिक्षा और दर्शन के बीच में कैसा संबंध है।
ठीक है, वो सब चीजें। शिक्षा और दर्शन का महत्व, दर्शन शास्त्र में पश्चिम जो विद्यालय, जैसे पश्चिमी जो आपके स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, जैसे आपके प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, ये सारे में जो आपके टीचर कैसा होता है, शिक्षक मतलब आपकी कैसा होता है, कौन सी सामग्री आप जो है टीचिंग लर्निंग के दौरान यूज करते हो, यानी आपकी जब आप पढ़ाते हो बच्चों को तो उस समय कौन से सामग्रियों को प्रयोग करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से आपको याद करके रखनी है। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो जिसमें आपको गांधी, अलम्मा इकबाल, जॉन डीवी, जे जे रूसो को भी आपको रीड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में आप लोग भारतीय समाज और शिक्षा, और भारतीय समाज एक उप प्रणाली के रूप में जो है इसके अंतर्गत जो शिक्षा होती है उसको आपको देखना पड़ेगा। शिक्षा एवं भारतीय सामाजिक संरचना से संबंध क्या है, और आपके अगर हम बात करें शिक्षा के सामाजिक मांग क्या है, और सामाजिक इकाई के रूप में विद्यालय किस तरीके से आपके कार्य करता है उसके बारे में पढ़ना है, और स्कूली जीवन में लोकतंत्र और प्राकृतिक शिक्षा के विषय में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 2 का जो है इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू पहले जो आपके पहले यूनिट से थोड़ा सा कम रहता है, पर यहाँ पर से एक दो प्रश्न आपके बनते हैं, ज्यादा नहीं आपके देखे जाते हैं। पर अगर हम बात करें आपके जो यूनिट 3 है, उससे काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं, जिसमें कि आपके मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति और अर्थ क्या है, और आपकी अगर हम बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति और अर्थ और कार्य क्या होता है, उसको सीखना, प्रेरणा क्या होती है सीखने के, और प्रेरणा के बीच की जो अवधारणाएं हैं वो देखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण रहेगा। और सीखने और सीखने को प्रभावी करने के लिए कौन से कारक है, अगर हम बात करें यहाँ पर व्यक्तिगत कारक और आपके जो पर्यावरणीय कारक है, इन दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षार्थी को की प्रेरणा बढ़ाने के जो तरीके हैं वो भी मतलब आपको पढ़ना है। साथ साथ जो आपके कुछ थ्योरीज है, मतलब आपके अगर हम बात करें कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को भी आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपके थर्नडाइक का सीखने का एसआर सिद्धांत, शास्त्रीय कंडीशन मतलब आपके अनुबंधन का सिद्धांत जो कि आपके पावलाव का दिया गया है, स्फूर्ति अनुकूलन और सीखने के सिद्धांत जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक विकास सिद्धांत, और जो है आपके रचनावाद, उदारवाद जो दृष्टिकोण है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी जस्ट मैंने बताया कि कितने नंबर का वेटेज रहेगा, 6 से 7 मार्क्स यहाँ पर से जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पार्ट कवर करना है थॉरोली। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आपके जो यूनिट के यूनिट 4 है, यूनिट 4 भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको क्या पढ़ना है, बुद्धिमत्ता। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर बुद्धिमत्ता के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, व्यक्तित्व। ठीक है, जिसमें कि आपके जो है प्रकृति, अर्थ और बुद्धि का कैसे मापन किया जाता है, आईक्यू की जो अवधारणा है, इस पे आपको जितने प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, वो करने पड़ेंगे। मौखिक और गैर मौखिक जो आपके प्रदर्शन जितने भी टेस्ट होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, नॉन वर्बल वर्बल जो टेस्ट होते हैं, जो प्रदर्शन परीक्षण होते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और कौन कौन से परीक्षण किसके द्वारा दिए गए वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें दो कारक जो बुद्धि का सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है, बुद्धि की संरचना कैसी होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है वो पढ़ना है, व्यक्तित्व का अर्थ और उसका स्वरूप एवं विकास कैसे हुआ है, और व्यक्तित्व का कारक जो सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया है ये आपको पढ़ना है, यानी टाइप थ्योरी। ठीक है, टाइप थ्योरी, और अगर आप पॉसिबल हो पाए तो ट्रेड थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपकी एक्स्ट्रा चीजें भी पूछती है। जैविक और सामाजिक संस्कृति का निर्धारण और व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांत, संक्षिप्त अवलोकन जो कि आलपोर्ट के द्वारा दिया गया, आपको ये भी पढ़ना है। व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक जो मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि आपके सिगमंड फ्राउड के द्वारा दिया गया है वो जरूर से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैस्लो का जो आपके आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है, जो कि शैक्षिक निहितार्थ उसका क्या है, आपने पढ़ा होगा ना मैस्लो की थ्योरी, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये भी पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना आपने पिछला पार्ट आपके देखा। क्लियर, तो इसको भी आप थॉरली कवर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें कि आपके नेक्स्ट यूनिट है, तो जिसमें समावेशी शिक्षा, उसकी परिभाषा, अवधारणा और महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे जो होते हैं उनके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें विशेष
शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और आपकी समावेशी शिक्षा के में क्या अंतर है, ये भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा, तो आप इसको भी जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सभी बच्चों के लिए जो समावेशी शिक्षा है उसका क्या लाभ है, ये भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें शैक्षिक प्रबंधन और अवधारणा एवं कार्य, वैसे कम इंपॉर्टेंट है पर फिर भी पूछ लेता है एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको भी थॉरली कर लीजिएगा। जो प्रबंधन की योजना का आधार होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको भी कर लीजिएगा। विकेंद्रीकरण योजना की एक इकाई के रूप में स्कूल किस तरीके से उसका आयोजन होता है, नियंत्रण होता है, निर्देशन होता है और उसका वित्त पोषण किस तरीके से होता है, ये भी आप जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा सा इसके लिए मटेरियल कम अवेलेबल है अगर हम बात करें ऑनलाइन रूप में, तो इसमें जो है आधुनिक प्रबंधन के तरीके कौन से हैं, जैसे केस स्टडीज में पढ़ना पड़ता है, जनशक्ति सर्वेक्षण है, और अगर हम बात करें शैक्षणिक प्रबंधन और सूचना प्रणाली, ठीक है, आपके एक सिस्टम नया निकला हुआ है, ये भी आपके जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट है आपके मार्गदर्शन की प्रकृति, क्षेत्र और उसके प्रकार क्या होते हैं, जैसे इसमें गाइडेंस है, गाइडेंस के प्रकार देखने हैं, परामर्श का अर्थ और परिभाषा, पेशे के रूप में परामर्श किस तरीके से कार्य करता है, और अगर एक काउंसलर है, काउंसलर को किस तरीके से होना चाहिए, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीजें आपको आपके एग्जाम के लिए पढ़नी है। परामर्श प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं, और मूल्यांकन, हस्तक्षेप और समाप्ति कैसे की जाती है, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का सिलेबस के, तो यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें आपका एक प्रभावी जो आपके परामर्शदाता होता है उसके क्या गुण होते हैं। अब 8वीं यूनिट पे हम पहुंच चुके जिसमें आपके भारत में प्रारंभिक शिक्षा कैसा था, प्रारंभिक शिक्षा की जो अवधारणा थी वो क्या था, प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य, ये आपके जो है भारत में कैसा था, साथ साथ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय इसके विषय में देखेंगे। और आपके अगर हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी हमें देखना पड़ेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे जरूर से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। इसके लिए मैं यूट्यूब पे आपके क्वेश्चन करवा दूंगी। वर्तमान मुद्दे अगर हम देखें तो सर्व शिक्षा अभियान के विशेष संदर्भ में हमें जो है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण को अच्छे से देखना होगा, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा है वो, और आपके महिला शिक्षा और कमजोर वर्गों के लिए जो शिक्षा है उसको भी आपको कवर करना है थॉरोली। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा और लास्ट पॉइंट भी रहेगा ये, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट यूनिट है वो आपके शिक्षण शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की विशेषताएं एवं एवं जो कार्य है, और शिक्षण सिद्धांत और सिद्धांत आपके इसके अंतर्गत देखना है। और शैक्षिक तरीके और तकनीकी क्या होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है, इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य प्रस्ताव क्या होता है, चरण, और इसके गुण और सीमाएं क्या है, ये भी जरूर आप देख लीजिएगा। और आपकी जो नकली स्टिमुलेटेड जो टीचिंग होती है वो भी आप जरूर से कर लीजिएगा, उसकी प्रकृति, उसका अर्थ क्या है, और भूमिका निभाने वाली जो शिक्षा मतलब आपके तरीके होते हैं जो सीखने के, वो भी आप देख लीजिएगा, उसके लाभ क्या है, उसके सीमाएं क्या है। ठीक है, क्रमादेशिक शिक्षण जो होता है उसको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल ये काफी फेमस भी हुआ है और साथ साथ बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी कवर कर लीजिए। इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं हैं, और सीखने सीखने का क्रमादेशिक निर्देशन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है, और इसके प्रकार क्या है, इसका गुण क्या है, इसका दोष क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे 6 से 7। ठीक है, अगर कुछ मिसमैच हुआ तो आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा जाकर के। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है कवर करने हैं आपके एग्जाम के लिए। और अगर मैं सुझाव यहाँ पर दूंगी तो आप लोग अगर खुद से तैयारी कर रहे होंगे तो अपने से अच्छे से सारा जो कवर है सिलेबस जो है पूरी तरीके से कवर करिएगा। सिलेबस के कोई भी पार्ट को आप स्किप मत करिएगा, अगर आप स्किप करते हैं तो आपके कम मार्क्स आने के जो है चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। बट अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करते हैं तो आप 75 में से नहीं नहीं में तो 65 से 70 जो है प्रश्न आप अच्छे से हल करके आएंगे। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को कवर करिएगा, कोशिश ये करिएगा कुछ बुक्स जो है जरूर रीड करिएगा, जिसमें यूजीसी नेट की बुक जो है प्रमुखता आपके लिए जरूरी रहेगी। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, उतना ज्यादा आप कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा ही आपके दिमाग में बैठते जाएगा। तो आप जो है हर टॉपिक पे प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेगा। वैसे हमारे जो टेस्ट में ये सारी चीजें आपके इंक्लूडेड होती है, हमारे बैचेस में ये सारी चीजें आपके लिए इंक्लूडेड होती है, तो आपके लिए बैच बहुत अच्छा रहेगा, जरूरी भी रहेगा। लास्ट बैच हमने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और इस बार हम यही इच्छा करेंगे कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो
सिलेबस जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, पर आपके लिए ये जरूरी है कि आप पार्ट ए को भी कुछ ना कुछ जो है उसका पार्ट भी कवर करते रहिएगा, जिससे कि लास्ट मोमेंट में आपको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम ना महसूस हो, ज्यादा दिक्कतें ना हो। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 8287 और 129712, है ना, ये आपके कांटेक्ट नंबर गिवन है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सारा डिस्कशन रहा। इन केस की कोई पॉइंट और स्किप हुआ होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में आप सभी को जो है वो वीडियो में पहुंचा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो हम जो है आगे क्लासेस भी आपके वाईटी पे कुछ करवाएंगे, और साथ साथ जो है आपके लिए कुछ जो इंफॉर्मेशन रहती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग और अदर अपडेट्स के रिगार्डिंग, हम इसी चैनल पे आप सभी को लगातार देते रहते हैं। तो कोई भी इशू होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।